नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिराम त्रिपाठी है और मैं साहित्य चेतना यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आज हम सुमित्रा नंदन पंत की यह कविता द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र इसको पढ़ेंगे, फिर उनकी बाकी अन्य रचनाओं को पढ़ेंगे। और यह रचना थोड़ी क्लिष्ट है और इसका भाव और शब्दार्थ थोड़े अलग हैं, इसलिए इसको बहुत गहनता से समझिएगा। आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत मुश्किल भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण। देखिए, पहली बात तो इस कविता का जो भावार्थ है उसको समझते हैं। पंत जी ने इस कविता में जीर्ण पत्र, है ना, यह जो जीर्ण पत्र शब्द आया हुआ है, सूखे पत्तों को पुरानी मान्यताओं और ढहती हुई सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रतीक माना है। ठीक, जैसे बसंत के आने से पहले पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही कवि चाहते हैं कि समाज से सड़ी गली परंपराएं समाप्त हों, ताकि नवीनता का जो है नवाचार या संचार हो सके। ठीक, यह जो इस पंक्ति का, यह पूरे पद का, यह पूरे कविता का भाव है। यह कविता 1934 में प्रकाशित हुई है। युगांत 1936 में यह जो है संकलित है। ठीक, इतना हमको जो है समझ के चलना है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, है ना। कवि कहते हैं, कवि संसार के पुराने सूखे टूटे हुए पत्तों, कैसे, द्रुत शीघ्र, झरो झर जाओ, जगत संसार, जीर्ण पत्र मतलब सूखे पत्तों। कवि संसार के पुराने सूखे और टूटे हुए पत्तों, है ना, कहते हैं पुरानी रूढ़ियों से कह रहे हैं कि तुम द्रुत जल्दी झड़ जाओ, शीघ्र झड़ जाओ। तुम पूरी तरह थक चुके हो, बिखर चुके हो, हे त्रस्त ध्वस्त, तुम पूरी तरह से थक चुके हो, बिखर चुके हो और सूख कर शुष्क शीर्ण, कैसे हो चुके, सूख कर कमजोर हो चुके हो। अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, इसलिए तुम झड़ जाओ, गिर जाओ। ठीक, हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन। देखिए, यहाँ हिम ताप बीत, यह तीनों अलग अलग मौसम है और इनसे ही कवि जो है स्पष्ट कर रहे हैं कि ये पत्ते सर्दी की बर्फ, हिम अर्थात बर्फ या सर्दी, सर्दी की बर्फ, ताप गर्मी, जो धूप की गर्मी है उससे सह करके पीले पड़ चुके हैं, पीत अर्थात पीले पड़ चुके हैं। ठीक, ये बसंत की हवा, है ना, मधुवात भीत, बसंत की हवा से भी डरे हुए हैं, क्योंकि वह उन्हें शाखा से अलग कर देगी। ठीक, कवि उन्हें वीतराग, इच्छाहीन, है ना, तुम वीतराग जड़ पुराचीन, कवि उन्हें इच्छाहीन और जड़ कहते हैं, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और अब निर्जीव हो चुके हैं। देखिए, यह हुआ शब्दार्थ। ठीक, पूरा भावार्थ इसको लेकर के चलें तो कवि के कहने का आशय है कि जो पुरानी मान्यताएं, जो पुरानी रूढ़ियां हैं, जो आडंबर हैं, जो पुरानी विचारधारा से एक तरह से रूढ़िवादी लोग हैं, उनको अब एक तरह से पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए, ताकि समाज में नई ऊर्जा आ सके, नई स्फूर्ति आ सके और नई गति मिल सके समाज को। ठीक, यह इसका भाव है। चलिए आगे चलते हैं अगले पद में। हाँ, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जगनीड़ शब्द और श्वासहीन। देखिए, यह पंक्ति है जो कवि कहना चाहते हैं कि बीते हुए युग को एक मरे पक्षी की तरह उन्होंने बताया है, मरे पक्षी के समान बताया है। मृत विहंग, मरा हुआ, विहंग मतलब पक्षी, जिसमें अब कोई प्राण नहीं बचे हैं। यह संसार रूपी घोंसला, जगनीड़, है ना, यह संसार रूपी घोंसला अब उस पुरानी विचारधारा के कारण मौन और सांसहीन कैसा हो गया, श्वासहीन कैसा होता है, निर्जीव होता है ना, मौन और श्वासहीन अर्थात निर्जीव हो चुका है। ठीक, चित अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। कवि कहते हैं, जैसे एक मृत पक्षी के पंख टूट कर बिखर जाते हैं, वैसे ही तुम, पुरानी मान्यताएं, है ना, कवि उनको संबोधित करते हैं, वैसे ही तुम भी अपने बिखरे हुए स्वरूप के साथ झड़कर उस अनंत शून्य अर्थात इतिहास में विलीन हो जाओ, ताकि नए जीवन को जगह मिल सके। ठीक, यह इस पूरी कविता का अर्थ है। ठीक, यह जो पूरी कविता है, इसमें कवि ने परिवर्तन की मांग की है
है ना। कवि का मानना है कि जो पुरानी चीजें हो चुकी हैं, अनुपयोगी हो गई हैं, उनका विनाश आवश्यक है ताकि सृजन हो सके। ठीक, प्रतीकात्मकता है पूरे इनके पदों में। जीर्ण पत्र पुरानी सोच का झड़ना या क्रांति का बदलाव का प्रतीक है। ठीक, चलिए यह पद पूरा हुआ, आगे चलते हैं। चलिए, कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। देखिए यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति में विनाश के बाद होने वाले नव सृजन और पुनर्जागरण का चित्रण किया गया है। ठीक, चलिए इसको हम समझते हैं। कंकाल जाल जग में फैले। देखिए पहले कंकाल जाल शब्द का अर्थ समझिए। कंकाल अर्थात हड्डियों का ढांचा, जाल एक जाल, आप समझ ही गए जाल का अर्थात क्या है। कंकाल जाल अर्थात हड्डियों का ढांचा, यहाँ इसका अर्थ पुरानी मृत या जड़ परंपराओं से है। ठीक, इसको समझते हैं। कवि कहते हैं कि इस संसार में शुष्कता, जड़ता और मृत्यु अर्थात कंकाल के समान पुरानी चीजें एक जाल के रूप में व्याप्त हो चुकी हैं, वह अब उन्हें समाप्त हो जाना चाहिए, है ना। फिर फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, है ना, उसकी जगह जीवन का नया संचार हो। नवल नया, रुधिर मतलब रक्त, नया संचार हो रक्त का, अर्थात नई ऊर्जा आए, है ना। जिस तरह पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए लाल रंग के कोमल पत्ते, पल्लव अर्थात नए कोमल पत्ते आते हैं, वैसे ही समाज और जीवन में नया रक्त और नया उत्साह आना चाहिए, दौड़ना चाहिए। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो पुरानी परंपराएं अपने कंकाल रूपी ढांचे के अस्तित्व को बचाती हुई फिर रही हैं, व्यवस्थित रूप से बैठी हैं अतिक्रमण करके, उनको अब समाप्त होना चाहिए ताकि नए रक्त को, नई ऊर्जा को जगह मिल सके। ठीक, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। ठीक, जहां अभी सन्नाटा और नीरसता है, प्राणों की मरमर से मुखरित। देखिए मरमर मतलब जो पत्तों के टकराने की आवाज होती है ना, वो मरमर अर्थात पत्तों के टकराने की कोमल आवाज। ठीक, जहां अभी सन्नाटा और नीरसता है, वहां जीवन के प्राणों की जो आहट है ना, मरमर अर्थात ध्वनि जो है वह गूंजनी चाहिए, है ना। कवि एक ऐसे संसार की कल्पना कर रहे हैं, ऐसे भविष्य को देखना चाह रहे हैं जो केवल ढांचा मात्र ना हो, बल्कि मांसल, है ना। कैसा? मांसल अर्थात पुष्ट और स्वस्थ हरियाली से भरा हो। अभी तक कैसा समाज है? कंकाल अर्थात वह जो रूढ़ियों में जकड़ा हुआ, विचार शून्य है, नीरस है और उसमें स्फूर्ति नहीं रह गई है। अभी तक का समाज ऐसा है। पर वह कैसी कामना कर रहे हैं? पुष्ट और स्वस्थ नई ऊर्जा से भरा हुआ, है ना, जिसमें जीवन अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हो। कवि ऐसे संसार की, ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं और उसका जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। ठीक, चलिए इस पद का पूरे भाव यही हुआ। आगे चलते हैं, अगले पद को समझते हैं। मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग का पिक मत वाली, है ना। यह जब यह संसार फिर से फूलों से लद जाएगा, है ना। मंजरित शब्द जो आया हुआ है, इसका भाव है खिलना या फूलों से लदा हुआ। ठीक, और आगे इसको समझते हैं कि जब यह संसार फूलों से लद जाएगा, मंजरित हो जाएगा, तब मानवता रूपी कोयल विश्व में यौवन के, जब यह संसार एक तरह से यौवन से पूरी तरीके से भर जाएगा, जिस तरह कोई पेड़ है उसमें नए फूल आते हैं तो पूरा पेड़ फूलों से लदा हुआ नजर आता है और उसमें नई ऊर्जा दिखती है, उसी प्रकार यह जो विश्व है, यह जो संसार है, यौवन के अर्थात युवा की जो ऊर्जा है, युवा की जो स्फूर्ति है, चिन्मयता है, उससे एक तरह से भर जाएगा और स्फुरित होगा, है ना, सुंदर लगेगा। तो वहां कहना, कवि का कहना है कि तब मानवता रूपी कोयल, है ना, मानवता रूपी कोयल, पिक अर्थात कोयल, ठीक, को अपनी सोई हुई अवस्था से जागना होगा। यहाँ कोयल को मतवाली कहा गया है। ठीक, यहाँ कोयल को मतवाली कहा गया है क्योंकि वह यौवन और आनंद के आगमन का प्रतीक है। ठीक, आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ रही होगी, इतना भी क्लिष्ट नहीं है, बस शब्द समझने और शब्द का भाव, फिर इसके बाद अर्थ आपको अपने आप क्लियर हो जाना है। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नव युग की प्याली। कवि चाहते हैं कि मानवता अपनी अमर प्रेम, है ना, अमर प्रणय,
अमर प्रेम की आवाज से जो किसी नशीली मदिरा की तरह आनंद दायक हो। अमर स्वर मदिरा से, है ना, जो किसी नशीली मदिरा की तरह आनंददायक हो, आने वाले नए युग के खाली प्याले को भर दे। अमर प्रणय मतलब अमर प्रेम। अमर प्रेम की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ऐसे ही कवि चाहते हैं कि जो यह संसार अब नीरस हो चुका है, अब इस संसार को समाप्त होना चाहिए और एक नई ऊर्जा का स्फुरण होना चाहिए जो इस संसार में एक तरह से नई गति दे और नए विचार लाए, है ना। कवि भाव यहाँ इस तरह से स्पष्ट कर रहे हैं, आने वाले नए युग के खाली प्याली को भर दे। ठीक, अर्थात नया युग घृणा या जड़ता का नहीं बल्कि प्रेम और उल्लास का हो। कवि का यहाँ जो है यह भाव था। ठीक, देखिए यहाँ जो पूरी कविता का भाव है या दर्शन है, एक तरह से इस कविता में परिवर्तन के शाश्वत नियम को उन्होंने दर्शाया है ना, कि विनाश के गर्भ से ही निर्माण का जन्म होता है, पर निर्माण के लिए तो जो पहले से परंपरा बनी हुई है उसका समाप्त होना भी तो आवश्यक है। तो कवि उनसे यही आवाहन कर रहे हैं कि अब तुम समाप्त हो जाओ ताकि नई ऊर्जा को जन्म जगह मिल सके, जन्म हो नई ऊर्जा का। ठीक, पूरी कविता का तत्सम प्रधान खड़ी बोली है इसकी। ठीक, और जो अत्यंत कोमल और संगीतमय है, इसको आप बहुत प्यार से पढ़ भी सकते हैं। ठीक, कंकाल जो शब्द आया हुआ था वह प्रतीकात्मक था। प्रतीक कैसा, सड़ी गली पुरानी परंपराओं का प्रतीक है जो एक तरह से अब अपना जाल बैठा चुकी हैं पूरे समाज में, उनका यह उसका जो है यह भाव था। ठीक, अब देखिए यहाँ कुछ काव्यगत विशेषताएं हैं, इनको समझ लेते हैं। प्रकृति के माध्यम से जीवन दर्शन। देखिए कवि सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और उनकी अत्यधिक रचनाओं में आपको यही ही मिलना है कि प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से जीवन और समाज की बात करते हैं। इस कविता को भी हमने पढ़ा तो हमको वही महसूस हुआ कि जहाँ वह फूलों से यौवन की कल्पना कर रहे हैं और बहुत से ऐसे शब्द उन्होंने प्रकृति से उठाए हुए हैं और उनको जो है जीवन से जोड़ा है। तो प्रकृति में ही उनको उन्होंने जीवन दर्शन देखा। प्रतीकात्मकता, प्रतीक यहाँ जो है उन्होंने प्रकृति के ही शब्दों को बनाया हुआ है जीवन का, तो यहाँ प्रतीकात्मकता भी है। नव जागरण और परिवर्तन का संदेश है। देखिए यह जब रचना लिखी गई, यह रचना 1934 के आसपास की है। तो जब यह रचना लिखी गई उस समय का समाज ऐसा था कि छायावाद से प्रगतिवाद की ओर अग्रसर हो रहा था। तो उस समय आवश्यकता यह थी कि जो पुरानी विचारधाराएं हैं, जहाँ कभी अपने अंदर से नहीं निकल पा रहा है, खुद के भावों को ही स्पष्ट करने में लगा हुआ है, खुद को ही व्यक्त करने में लगा हुआ है, उसे अब समाज को, जग को और मानवता को देखना चाहिए ताकि वह नई ऊर्जा से पूरे जो है संसार में एक तरह से स्फूर्ति ला सके, क्योंकि अभी तक गुलामी और वही पुरानी विचारधाराओं का ही युग रहा है। ठीक, आध्यात्मिकता और दार्शनिकता का इसमें समावेश किया गया है। यह स्पष्ट है, आपने ऊपर पढ़ा भी है कि इसमें कवि अपनी एक तरह से कहूँ तो परिवर्तन को बहुत ही क्लिष्ट रूप से समझा रहे हैं, परिवर्तन को बहुत ही आवश्यक समझा रहे हैं कि परिवर्तन कितना आवश्यक है ना। कोमल एवं ललित भाषा शैली है, भाषा इसकी बहुत स्पष्ट है और आशा करता हूँ समझ में भी आपको आई ही होगी। ठीक, काव्यांग इसका विवेचन, रस जो मुख्य रस है इसका शांत रस है। सहायक भाव जो है इसके वैराग्य चिंतन है। वैराग्य चिंतन कैसे, वैराग्य इसमें इसलिए भी है कि जो अब पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं बैठी हुई हैं उनके उनके लिए वैराग्य की बातें कर रहे हैं कवि, कि आपका अब जीवन समाप्त हो चुका है, अब आपको पीछे हटना चाहिए ताकि नए जीवन का आगमन हो सके, है ना। कवि ने यहाँ पर चिंतन अपनी जो है चिंतन का, आपने जो है गहन चिंतन का एक तरह से अभिव्यक्ति की है। अलंकार कैसा है, जीवन जो पत्र आया था, जीर्ण पत्र जो आया था वह जीवन का प्रतीक है, यहाँ जो है वह रूपक अलंकार के रूप में आया हुआ है। ठीक, मानवीकरण अलंकार है, पत्रों को झड़ने का आदेश देना। ठीक, पत्र जो है उनको उनसे कभी उनके माध्यम से जीवन को संबोधित कर रहे हैं, समाज को संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी आया हुआ है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें ध्वनि सौंदर्य है। ठीक, आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई हुई होगी और इतना भी क्लिष्ट नहीं है, इतना कठिन नहीं है, बहुत अच्छी कविता है। आप इसको एक बार अपने से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि कवि के कहने का भाव क्या है। ठीक, पूरी कविता का भाव ही यही है कि कवि पुरानी मान्यताओं वाले व्यक्तियों को, पुराने वैचारिकी को, पुरानी जो रूढ़ि परंपराएं हैं उनको एक तरह से संबोधित कर रहे हैं कि अब तुम्हारा उद्देश्य, अब तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो चुका होगा, अब तुम्हें आवश्यकता नहीं है इस समाज में रहने की, अब नए जीवन को, नई स्फूर्ति को आने की जगह दो और वह तभी संभव हो सकता है जब तुम
पूर्ण विराम लोगे, जब तुम समाप्त हो जाओगे तभी नया जीवन जन्म ले सकता है। यह पूरी कविता का भाव है। ठीक, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।